नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने क्षितिज भाग 2 के लखनवी अंदाज, जिनके लेखक यशपाल जी हैं। आइए इस पाठ के बारे में कुछ जानते हैं। पहले यशपाल जी के बारे में जान लें कि सुप्रसिद्ध कथाकार यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उनके पश्चात क्या हुआ कि उनको लाहौर आना पड़ा और नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। यही उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ और उनके संपर्क में आने के कारण वे भी क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा। सने सने उनका रुझान मार्क्सवादी चिंतन की ओर होने लगा। सन 1976 में उनका देहावसान हो गया। यशपाल की पहचान कहानीकार के रूप में है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, भस्मावृत, चिंगारी, अभिशप्त व दुलिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी आदि। उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, जिनमें दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच, अमिता, मेरी तेरी उसकी बात आदि। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और इसी कारण जो है उनकी रचनाओं में ये देखने को मिलता है, जिसमें आर्थिक विषमता, राजनीतिक पाखंड, पत्रकारिता और रूढ़ियों के विरुद्ध मुखर स्वर मिलते हैं। सजीव भाषा और स्वाभाविकता उनकी शैली की विशेषता रही है। अब आते हैं हम लोग लखनऊ के बारे में। जैसा कि आपने पाठ का नाम ही पढ़ा है लखनवी अंदाज, तो लखनऊ शहर का जिक्र आते ही अदब और तहजीब की बात सबसे पहले होती है। ठीक है, वहाँ पे जो है आप देखिएगा कि लोग ज़रा नज़ाकत से, थोड़ा अदब से पेश आते हैं। इस शहर की नज़ाकत और नफासत के किस्से दूर दूर तक मशहूर है। नवाबी चली गई, किंतु झूठी शान शौकत का झूठा दम आज भी बाकी है। पतनशील सामंती वर्ग आज भी चिदम आचरण से झूठे मान के वृक्ष को पोषित कर रहा है। यशपाल रचित लखनवी अंदाज इसी सामंती मानसिक पर तीक्ष्ण व्यंग्य है। देखिए, एक व्यंग जो होता है, हमेशा व्यंग्यकार जो है इस तरह से व्यंग करता है जो आपको लगेगा कि कटाक्ष है, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे बातें होती है वैसे करते हैं। तो जो वास्तविकता से दूर एक बनावटी जीवन शैली की आदि है। इसके साथ ही यह रचना नवीन रचनाकारों की भ्रांत धारणा पर भी व्यंग करती है। कैसी भ्रांत धारणा? जो यह मानते हैं कि कहानी बिना कथ्य और तथ्य के भी लिखी जा सकती है। तो आइए पढ़ते हैं व्यंग लखनवी अंदाज। तो आइए आपके सामने मैं इस पाठ का सार आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लखनवी अंदाज जो है झूठी शान शौकत दिखाने वाले लोगों पर कटाक्ष है। कटाक्ष कैसा कटाक्ष? तो देखिए, लेखक को पास के एक स्टेशन तक ही रेल यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास के टिकट में अधिक पैसे लगते हैं, जैसे आज भी है, आपको पता है एसी में जो है फर्स्ट टायर सेकंड क्लास का पैसा नॉर्मल जो है पैसेंजर से या आप कहेंगे जनरल से ज़्यादा होता है ना। तो उन्होंने जो है सेकंड क्लास की टिकट में ली थी। फिर भी उनसे नई कहानी के बारे में, और कारण क्या था कि वो चाहते थे कि वहाँ शांति मिलेगी, लोग कम होंगे और हम शांति से नई कहानी के बारे में सोच पाएंगे। ठीक है, तो यद्यपि सेकंड क्लास के टिकट में अधिक पैसे लगते हैं, फिर भी उसने नई कहानी के बारे में सोचने के का और बाहर के प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लालच में सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। ठीक है, जब वह डिब्बे में चढ़ा तो डिब्बे में एक सफ़ेद पोश लखनवी नवाब को बैठे पाया। वे आराम से सीट पर पालथी मार कर बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़ा चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से पहले वह थोड़ा असहज हो उठे। मतलब एक जेस्चर था कि हाँ, मतलब आपके आने से हम कुछ खास खुश नहीं हैं, तो थोड़ा सा वो असहज हो उठे। उन्होंने लेखक से बातें करने का उत्साह नहीं दिखाया, अतः लेखक ने भी उनसे आंखें चुरा ली। अब भाई आपसे कोई बात नहीं करना चाहेगा तो आप भी तो नहीं करेंगे, है ना। तो लेखक कल्पना करने लगा। अब जब हम, क्या होता है कि जब हम खाली बैठे होते हैं ना, तो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। तो लेखक भी जो है वो नवाब साहब के बारे में कई सारी भ्रांति, कई सारे
अपनी राय बनाने लगे। तो लेखक कल्पना क्या करने लगा कि शायद, लेखक की कल्पना में कि शायद नवाब साहब ने सोचा होगा कि वह अकेले हैं और पहचान वाला कोई नहीं मिलेगा, तो उन्होंने बचत के उद्देश्य से सेकंड क्लास से सफ़र करना गवारा किया होगा और रास्ते में समय काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। परंतु लेखक के वहां आ जाने से उनके सफ़ेद पोश होने के दंभ को धक्का लगा, इसीलिए वह लेखक के आने से असहज हो गए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा प्रश्न में कि वो असहजता का कारण लेखक के अनुसार क्या था, तो आप ये कह सकते हैं कि उनको ऐसा लगा था। वे बहुत समय तक खीरों को देखते रहे। अचानक उन्होंने लेखक को संबोधित करते हुए पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? ये किसने कहा? ये नवाब साहब ने कहा। किससे? लेखक से, कि जनाब क्या खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने भी सभ्यता दिखाते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए खीरा खाने से जो है भाई मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है ज़्यादा रोचक दिखाया नहीं था बात करने में, इसीलिए उन्होंने भी जो है खीरे खाने से मना कर दिया। ठीक है। अब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर बिछा लिया और उन पर खीरा सजा दिया। अब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये इमेज में दिख रहा होगा कि किस तरह से तौलिया बिछाकर उस पर जो है खीरा उन्होंने बिछा दिया। ठीक है। और उन खीरे को सजाकर उन्होंने अपनी सीट के नीचे से लोटा निकालकर पहले तो दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और फिर तौलिया से पोंछा। उन्होंने चाकू निकाला, खीरों को जो है भाई सिरों को काटकर उन्हें गोद कर झाग निकाला। आपने देखा होगा अपने घरों में भी कि खीरे को जो है ऊपरी ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्से को काट कर जो है ये इस वाले हिस्से को काट कर रगड़ा जाता है, जिससे थोड़े से झाग निकलती है और कहा जाता है इससे खीरे का जो तिकड़वापन है वो निकल जाता है। फिर खीरों को क्या किया, बड़े ही भाई एहतियात से, जैसे कि मानो कि बहुत ही ख़ास चीज़ हो, बहुत ही कीमती चीज़ हो, उसको बड़े ही एहतियात से छील कर फाँकों को करीने से तौलिए पर सजाते हुए, दिख रहा है आपको किस तरह से सजाया हुआ है? ठीक है। सजाते हुए उसके पश्चात उन्होंने खीरे पर नमक, जीरा और लाल मिर्च बुड़क दी। ठीक है, मतलब छिड़क दिया। साफ पता चल रहा था कि वे मन ही मन खीरे का स्वाद ले चुके थे। उन्होंने लेखक से फिर पूछा, वल्लाह शौक फरमाइए या शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। परंतु लेखक पहले ही इनकार कर चुके थे, अतः उन्होंने सम्मानपूर्वक मना कर दिया। मतलब भाई हम पहले ना कर चुके हैं, दोबारा लेंगे तो मतलब इससे क्या समझ में आएगा कि पहली बार मन था, अब दूसरी बार मना हाँ कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने फिर से बड़े अदब से, मतलब ऐसा कहा कि बुरा भी ना लगे। तो नवाब साहब ने बड़ी प्यासी आंखों से खीरे की फाँकों को देखा। उन्होंने खिड़की की ओर देखकर दीर्घ निश्वास ली, क्योंकि मन तो कर रहा था खीरा खाने का, पर मना कर चुके थे। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। कौन? नवाब साहब। उसे नाक के पास ले जाकर सूंघा। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई। ऐसे ऐसे करके होता ना, ऐसे सूंघा, बहुत मज़ा आया, बस इतना ही आनंद लिया। ठीक है। सूंघा, आंखें बंद हो गई। स्वाद के आनंद से उनकी पलकें मुंद गई। उनके मुंह में पानी भर आया। उन्होंने उस पानी को गले में उतारा, ऐसे करके घोटा और खीरे को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, मतलब कि फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक खीरे को सूंघकर उसका स्वाद लेते हुए बाहर छोड़ते जाते, मतलब इस तरह से सूंघते, आनंद लेते और बाहर फेंक देते। ठीक है। इस प्रकार क्रमशः सारी फाँकों को बाहर उन्होंने तौलिए से हाथ में उठाकर होठ में के पास ले जाकर और फिर फेंक दिए। और फिर देखो तौलिया उठाकर फिर उन्होंने अपने होठों को पोंछा भी। ठीक है। फिर सगर्व लेखक की ओर, मतलब जैसे लग रहा है कि बहुत महान काम किया, तो सगर्व लेखक की ओर ऐसे देखा मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब मानो इस प्रक्रिया से थक कर लेट गए, मतलब ये करने में भी, प्रोसेस में वो थक गए, क्योंकि वो नवाब है। लेखक ने उनके सम्मुख सम्मान से सिर झुका दिया, क्योंकि भाई आपका तरीका है। अब लेखक किसी का असम्मान नहीं करना चाहते थे। अब लेखक जो है सोचने लगा कि भाई ये क्या तरीका था, है ना। लेखक सोचने लगा कि क्या केवल स्वाद की कल्पना सुगंध संतुष्ट मतलब हुआ जा सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों से ही देखा कि यहाँ खीरा है। ठीक है। और लेखक जो है क्या सोच रहे हैं कि उन्होंने खीरे को खाया तक नहीं, ठीक,
खीरे को नाक तक लेकर गए, उसका सुगंध लिया, इतनी पहले एहतियात से उस खीरे को तैयार किया, ठीक है, खीरा को चखा भी नहीं और उसके स्वाद से उनका मन तृप्त भी हो गया। तो क्या ये संभव है? क्योंकि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर कोई कहता तुम नहीं मानना, ये मतलब नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपने आंखों से देखा। तो वो सोचने लगे कि केवल स्वाद की कल्पना, सुगंध से संतुष्ट हुआ जा सकता है। इतने में नवाब साहब ने डकार ली और लेखक से बोले, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर ही लेखक को लगा कि ये नवाब साहब ही हैं नई कहानी के लेखक। अगर सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर सकता है तो बिना विचार, घटना और पात्र के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती? तो देखिए, ये जो असमंजस था, ये जो लोग कह रहे थे बार बार कि कहानी लिखने के लिए कथानक का होना, पात्र का होना और हर चीज़ों का होना ज़रूरी है, और जिस कारण से वह चाह रहे थे कि बताया जाए कि मैंने एक कथानक होना आवश्यक है या एक पात्र होना आवश्यक है लिखने के लिए, इसी विचार से तो वो सेकंड क्लास में चढ़े थे ना। पर ये विचार जो है नवाब साहब ने उनकी दूर कर दी कि जिस तरह बिना खीरे को खाए हुए भी स्वाद का आनंद लिया जा सकता है, उसी तरह बिना पात्र के, बिना किसी मुख्य पात्र के भी, बिना किसी कथानक के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो कहने का सार यही था। धन्यवाद।